दोस्तों नमस्कार। एक अरसे से मेरे पास कई मित्रों का अनुरोध आ रहा था कि मैं अब तक सबके बारे में बताता रहा हूँ, अपने बारे में कभी मैंने कुछ नहीं बताया। चलिए आज मैं अपने बारे में और अपनी अब तक की यात्रा के बारे में कुछ बातें साझा करता हूँ। जो बात आज मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये शायद मेरे कुछ एक घनिष्ठ लोगों को छोड़कर शायद ही किसी को पता होगा। शुरुआती दौर में मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। मैं जूट इंडस्ट्रियल बेल्ट, पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियल बेल्ट है हाजीनगर। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा जूट मिल हुआ करता था, हुकुमचंद जूट मिल, उस क्षेत्र में रहता था। मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश गोरखपुर से थे और फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे। दादाजी अरबी और फ़ारसी जानते थे और वे उन दिनों मदरसे में पढ़ाया करते थे। फिर आज़ादी की लड़ाई में कुछ कारण से उनको अपना शहर गांव छोड़ करके कलकत्ता आना पड़ा। इस बीच दादाजी जूट इंडस्ट्री से जुड़े और उसके बाद फिर मैं आया मतलब मेरा जन्म हुआ। बचपन विशेष पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि शुरुआती दौर काफ़ी कठिनतम रहा है हमारा। कठिनतम मतलब पढ़ाई के संसाधन कम थे, स्कूलें कम थी और दिमाग था थोड़ा बहुत। उसके आधार पर पढ़ाई लिखाई के लिए संसाधन न होने के कारण मैं कुछ दिनों बड़ा स्ट्रगल किया। कक्षा 10 की बात बताऊं, मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो उस समय भी संसाधन नहीं थे, पर मैंने एक ग्रुप बनाया था। मैं और मेरे जो दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग 7-8 लोग थे। सबके पास एक एक विषय की एक एक पुस्तक होती थी। हम एक साथ बैठ करके सभी लोग पढ़ते थे और जैसे मान लीजिए आज मैंने इतिहास पढ़ा, एक किताब से हम सब पढ़ लेते थे। कल अगर हमें भूगोल पढ़ना है तो फिर वही जिसके पास जो पुस्तक है, और इस तरह से हम लोगों ने पुस्तकें बांट कर, ठीक है भाई आप ये खरीद लो, आप ये खरीद लो, और इस तरह से हम लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। 12वीं की परीक्षा मैं दे रहा था, साइंस पढ़ रहा था मैं। केमिस्ट्री का पेपर बाकी था। उन्हीं दिनों 16 साल की उम्र हुई थी। मेरा चयन भारतीय वायुसेना में हो गया। बहुत खुश था मैं। भारतीय वायुसेना में चिकित्सा कोर में मेरा चयन हुआ और फिर मेरी एक नई यात्रा या नई ज़िंदगी शुरू हुई। वहाँ जाने के बाद चस्का लग गया एडवेंचर का। तो एक विशेष टीम थी हमारी, टीम ऑफ पैरा मेडिकल फ्लाइट, TMPF करके, उसमें मेरा चयन हुआ। पूरे भारत में 6 लोग चयनित हुए थे। प्रशिक्षण काफ़ी टफ था। जब हम प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे तो मेरे जितने भी मित्र थे मेरे साथ मुझे समझाते रहे, अरे भाई मत जा। वैसे ही 52 किलो का था और सबसे कम उम्र का 18 साल का, तो लोगों ने बहुत मना किया कि मत जाए। लेकिन एक जिद थी कि चयन हुआ है तो जाऊंगा। और जाने के बाद जब पहले दिन हमारी ट्रेनिंग हुई, सुबह 4 बजे हमें रनवे पर दौड़ाया गया और लगभग 60 किलोमीटर का पूरा उस दिन का हमारा खेल हुआ था। उसमें शाम तक आते आते ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे थे। फिर दोस्तों की बात याद आई। दोस्तों ने कहा था जाओ भाग के आओगे। फिर जो भाग कर आओगे ये जो शब्द थे बहुत चुभते थे। फिर मैंने कहा नहीं, प्रशिक्षण हम पूरा करेंगे। मेरे साथ मेरे दोस्त प्रकाश थे, आजकल बेंगलोर में हैं। हम दोनों ने यह तय किया कि भले ही कुछ हो जाए, बिना ट्रेनिंग पूरी किए जाऊंगा नहीं। वहाँ एक ख़ास बात थी, यदि आप ट्रेनिंग में 1 घंटा, घंटे के हिसाब से ट्रेनिंग थी, 1 घंटे अगर पिछड़ गए तो फिर आपकी ट्रेनिंग 1 घंटे बढ़ जाएगी। करते करते 3 महीने की टफनिंग और तमाम ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मैं पैराट्रूपर बन गया, प्रोफेशनल मेडिकल पैराट्रूपर। और उसके साथ ही मेरे सीने पर एक पैरा बैच लगा। उन दिनों 2 प्रकार के पैराट्रूपर होते थे भारतीय वायुसेना में। एक शौकिया जो गए जंप करके आए, उनके बाजू में यहाँ विंग लगता था, और मेरे जैसे मेडिकल पैरा जो थे उनके सामने छाती पे सजता था। बहुत अच्छा लगता है देखने में आज भी। उसके बाद से फिर मैं अपने क्षेत्र में अव्वल होता गया हर जगह। बस यही जिद थी कि मुझे कुछ करना है। करते करते 23 साल की सेवा देने के बाद फिर मुझे लगा नहीं, सेना की सेवा, देश की सेवा काफ़ी हुई, अब चलूँ ज़रा किसी और क्षेत्र में सेवा करूँ। 2012 31 जुलाई सेवानिवृत्ति की दिन थी। उस दिन की तैयारियां खूब चल रही थी। तब तक मेरे पास कोई जॉब नहीं था। एज एक सर्विसमैन, जनरल कैंडिडेट, आपको अन्य कैंडिडेट के साथ फाइट करना होता है
और फिर पहली जो नौकरी मुझे मिली वो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अनुवादक की नौकरी मिली। मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है, जिस दिन मैं सेवानिवृत्त होऊंगा अगले दिन से मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, अगले दिन से परीक्षा या फिर नौकरी चालू हो जाएगी। इस बीच जैसे ही मैं वहाँ ज्वाइन किया, कई जगह परीक्षा दे रखा था, हर जगह से मेरा चयन हुआ, कुछ प्राइवेट संस्थाओं में भी हुआ, लेकिन फिर जिसका न्योता पहले आए उसके घर जाना चाहिए, यह सोचकर मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम में अनुवादक के पद पर कार्य ग्रहण कर लिया। सूरत मेरी कार्यस्थली थी। यहाँ आकर के मेरी ज़िंदगी ने एक और पलटा मारा। बिल्कुल ही स्वस्थ, फिट, हर तरह से दुरुस्त, लेकिन अचानक एक दिन योग करके खड़ा होना चाहा तो खड़ा नहीं हो पाया। पता चला कि कमर से नीचे का हिस्सा मेरा पैरालाइज्ड हो गया था। 2 मित्र मुझे कंधे पर टांग करके लेकर के गए, मैं उन्हें आज भी नहीं भूलूंगा। मुकेश कुमार और विभांशु वैभव, दोनों लड़के बिहार के हैं, मुंगेर ज़िले के। तो इन लोगों ने मुझे अपने कंधे पर उठाया और ले गए अस्पताल में। सूरत नया शहर, ये 2 दोस्त और अपना कहने के लिए कोई नहीं था। तभी मुझे याद आया कि ट्रेन में एक बार मुझसे एक इंजीनियर AK सिंह से भेंट हुई थी। उन्होंने अपना नंबर दिया था। मैंने AK सिंह को फ़ोन किया और डॉक्टर GP शर्मा जी हैं, उनसे परिचय हुआ था, मैंने उनको फ़ोन किया। हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर ने कहा तत्काल ऑपरेशन कराना होगा, क्या किया जाए। मैंने सिंह जी को फ़ोन किया और शर्मा सर को फ़ोन किया। दोनों लोग आए और उन लोगों ने मेरी सहायता की। पराए शहर में जहाँ आप किसी को नहीं जानते, वहाँ अगर कोई इस तरह से आकर के और हाथ बढ़ाए तो बहुत बड़ी बात है। फिर मैं वहाँ से कलकत्ता आ गया। कलकत्ता आने के बाद फिर यहाँ के सेना के अस्पताल में मेरा ऑपरेशन हुआ। सर्जरी के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया और धनुष जैसे आकार में ऐसे टेढ़ा हो गया था। लगभग 2 साल मैं बिस्तर पे था, पर फिर भी मन में लड़ने और जीने की इच्छा बाकी थी। सूरत में कई न्यूरोसर्जन को दिखाया, सबने यही बोला कि तुम अब ठीक नहीं हो पाओगे, दूसरा ऑपरेशन किया जा सकता है, पर उसके बाद भी ठीक होगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इस डर से कि ठीक ना हो पाऊँ, मैं सर्जरी के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। फिर धीरे धीरे स्थिति ख़राब होने लगी, मैंने बिस्तर पकड़ लिया। लगभग 1.5 से पौने 2 साल तक मैं घर में रहा, ड्यूटी पे नहीं गया। नौकरी में नहीं जाएंगे तो नो वर्क नो पे हो जाता है, तो मैं नो वर्क नो पे हो गया था, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। इस बीच मेरी सहायता के लिए मेरे भाई राजेश और उनकी पत्नी सूरत आ गए थे। फिर अचानक एक दिन मैं अस्पताल गया, जब स्थिति एकदम संभाल के बाहर हो गई, तो वहाँ डॉक्टर शर्मा जी थे। डॉक्टर शर्मा जी ने न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि देखो मैं सर्जरी तो कर दूंगा, तुम ठीक नहीं हो पाओगे, लेकिन हाँ एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ जिससे अगर संपर्क करो तो वो सिर्फ एक सुई डाल के आपका ऑपरेशन करेंगे और उससे ठीक हो जाओगे। मैंने कहा सर मैं आपके शरण में आया हूँ, जो करना है आप ही करिए। फिर उन्होंने डॉक्टर सिराज मुंशी थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया। सिराज मुंशी जी आए, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बताया ठीक है मैं ऑपरेशन करूँगा, ठीक हो सकते हो, गारंटी कोई नहीं लेता, उन्होंने भी नहीं लिया। फिर दोबारा सर्जरी हुई। सर्जरी के समय फिर अचानक पैसे की आवश्यकता हुई। मेरे पास जो पैसे थे वो कलकत्ता में थे। उस समय मेरे मित्र सुधीर दुबे जी आगे आए। फिर सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया लगभग 3 महीने तक। सिराज मुंशी जी को फ़ोन किया तो मैंने कहा मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मिलने की क्या ज़रूरत है, फ़ोन पे सलाह ले लो, तुम अगर आओगे तुमको पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो। फिर उन्होंने सलाह दिया कि जितना ज़्यादा चलोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। उस समय मेरी पत्नी और भाई दोनों कंधे पे हाथ रख के ऐसे मुझे लेके चलने जाते थे और सिर्फ भोजन करने के लिए मैं घर के अंदर आता था। इसके बाद पूरा सूरत शहर में पैदल चलता था, घसीटते हुए लोग ले जाते थे। इस बीच काफ़ी लोग मिले, सूरत में बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी सहायता की और उन सब के
सहायता और आशीर्वाद से मैं शायद ठीक हो गया और धीरे धीरे चलने लगा। कॉन्फिडेंस अब भी नहीं था, लेकिन चलना शुरू किया। इन लोगों ने मुझे चलाया, डांट के, डपट के, प्रेम से, जैसे भी, और फिर चलना शुरू किया, पहले पकड़ के, स्टिक लेकर के, और इस तरह मैं चलना शुरू किया, चलना सीखना शुरू किया, और मैंने चलना सीखा। अभी भी आत्मविश्वास नहीं था, इसलिए अकेले सड़क पार नहीं कर पाता था, गाड़ी नहीं चला पाता था, डर लगता था। अब आप 2-2.5 साल यदि बिस्तर पर रहें तो जो स्थिति हो सकती है वही स्थिति मेरी हुई। सूरत के सुदामा सिंह जी हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनको भी भूलने लायक नहीं है। सुदामा सिंह जी ने भी बहुत सहयोग किया था। उसके बाद वहाँ सूरत में बाल आश्रम है, वहाँ आचार्य जी हैं श्री राम कुमार पाठक जी, उन्होंने बहुत हौसला दिलाया और आश्रम के सभी लोगों ने प्रेम से मुझे हौसला दिलाया। काफ़ी लोग ऐसे हैं सूरत में जो फिर मेरे साथ जुड़ते गए और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। स्वस्थ होना शुरू हुआ तो फिर से नव जागृति हुई और फिर मैंने स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। मेरा स्थानांतरण कलकत्ता हो गया। अब मैं चलने लगा था, सहारा फिर भी चाहिए था, सहारे के साथ जाता था, भीड़ भाड़ में नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने आत्मबल जुटाया और चलना, फिर धीरे धीरे दौड़ना, फिर एक्सरसाइज करना, मैराथन दौड़ना, ये सब मैंने शुरू किया और आज आप मुझे देख रहे हैं कैसे हूँ। अब मैं स्वस्थ होने लगा तो मैंने यह सोचा कि चलो कुछ न कुछ तो दुनिया को देना चाहिए। चूँकि हिंदी से मुझे लगाव अधिक हो गया था, इसलिए मैंने यह सोचा कि चलिए इस क्षेत्र में ही कुछ काम किया जाए। हालांकि मैं चिकित्सा के क्षेत्र से था, नया क्षेत्र था, फिर मैंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के युवाओं को मैंने मार्गदर्शन देना प्रारंभ किया, जिसको जो ज़रूरत हो अनुवाद के लिए, अनुवाद प्रशिक्षण के लिए, और फिर धीरे धीरे लोग मेरे पास आते गए, जुड़ते गए और फिर अनुवाद सिखाना मैंने प्रारंभ किया। इस बीच कुछ मित्र और जुड़े, उन्होंने कहा कि आप अनुवादक बनने का प्रशिक्षण दीजिए। मैंने कहा ठीक है। फिर YouTube के बारे में मैंने सुना था, कुछ मित्रों ने कहा आप YouTube पर आइए। मैंने YouTube पे एक चैनल बनाया। पहला वीडियो मुश्किल से 30-40 लोगों ने देखा था, 30-40 लोगों ने सब्सक्राइब किया था। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे कंटेंट बहुत अच्छे हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा है, सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ। फिर पता नहीं बेटे ने अपने दोस्तों से कहा, कैसे कहा, और फिर 100 सब्सक्राइबर 3 दिन में हो गए। और आप लोगों के सहयोग से यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। जिस स्थान पर मैं हूँ आप सबका सहयोग है इसमें। 100 सब्सक्राइबर होते ही उन दिनों YouTube में ये सुविधा थी कि आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, YouTube में लाइव जा सकते हैं। अब जब यह सुविधा मिली तो फिर मैं लाइव जाने की तैयारी किया और फिर मैंने लाइव क्लासेस लेना शुरू किया। इस बीच कई परीक्षा में मैं सफल रहा। उन परीक्षाओं का अनुभव, सफलता की राज, ये सब मैं आप लोगों से साझा करता रहा समय समय पर। और फिर कुछ अच्छे लोग जुड़ते गए, कुछ बुरे हुए, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। आज भी कई ऐसे मित्र हैं जो मेरे वीडियोस को खूब डिसलाइक करते हैं, देखते पूरा हैं लेकिन डिसलाइक करते हैं। शुरुआत में व्यथित होता था, यार इतने अच्छे कंटेंट हैं और मैं जानता हूँ कौन डिसलाइक कर रहा है, लेकिन फिर भी डिसलाइक करते हैं। मैंने कहा चलो किसी की फितरत को क्या बदल सकते हैं। उस डिसलाइक ने मुझे और हौसला दिया और इस प्रकार से मैं दिन प्रतिदिन खुद को समर्थ करता गया और फिर धीरे धीरे मैंने भाषा शिक्षण चैनल को आगे बढ़ाना शुरू किया। और जो भी मुझे सहायता के लिए फ़ोन करता है मैं उनकी सहायता ज़रूर करता हूँ। मैसेज आता है मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितने दिन जिएं आप लोगों की मदद करके जिएं। और मैंने कहा, मैं मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में आप देख सकते हैं कि जिद मैंने ठाना उसे पूरा किया। दोस्तों, आज आप लोगों के सहयोग का ही यह परिचय है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ और आगे आप जहाँ ले जाना चाहें ले जाएंगे। क्योंकि कष्ट जब तक आदमी न झेले तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। और यह सब जो मैंने आपको बताया है, यह मेरे कष्ट सहने की क्षमता, उससे उबरने की क्षमता, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, मेरी पत्नी की प्रार्थनाएं, मेरे भाई और उनकी पत्नी का सहयोग,
इसके अलावा आप सब जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की दुआएं, या पहले भी भारतीय वायुसेना में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, शायद उन सब की दुआओं का फल है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, आपके साथ हूँ। मैं चाहूँगा ऐसे ही आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहे ताकि मैं आप लोगों के लिए और कुछ कर सकूँ। यदि यह अनुभव मेरा आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश कुमार, आपका दोस्त और होस्ट, एक बार फिर आपके सामने लाया हूँ कुछ सुंदर पंक्तियाँ खास आपके लिए। अंदाज़ा नहीं था अंदाज बदल जाएगा, अंदाज़ा नहीं था अंदाज बदल जाएगा, भूली बिसरी बातों का दौर बदल जाएगा। वक्त के हाथों में लिखी है तकदीरें सबकी, पता नहीं वक्त बेवक्त कौन बदल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश कुमार, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ। बुझा नहीं हूँ मैं अभी कि जिंदा मुझ में अब भी एक उम्मीद की चिंगारी है। बुझा नहीं हूँ मैं अभी कि जिंदा मुझ में अब भी एक उम्मीद की चिंगारी है। अंधेरे रास्तों में भी जीत की मंजिल को पा सकूं, कुछ ऐसी ही जंग अपने ही मुकद्दर से आज भी जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश कुमार, आपका दोस्त और होस्ट, एक बार फिर आपके सामने लाया हूँ कुछ सुंदर पंक्तियाँ आपकी फरमाइश पे। सूख चुका है मेरी आंखों का दरिया, बहाने के लिए अब मेरे पास आंसू नहीं। सूख चुका है मेरी आंखों का दरिया कि बहाने के लिए अब मेरे पास आंसू नहीं। सिर्फ एक तेरी ही तो ख्वाहिश थी मुझे मुकद्दर से, जो अब तक मुझे मिली ही नहीं। वक्त ने भी अजीब खेल दिखाया मेरे साथ, सही हुआ या गलत मुझे पता ही नहीं। लेकिन बस इतना जानता हूँ, कुछ ख्वाहिशें अब भी अधूरी है जो पूरी अब तक हुई ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश कुमार, आपका दोस्त और होस्ट, एक बार फिर आपके सामने लाया हूँ कुछ सुंदर पंक्तियाँ खास आपके लिए, आपकी फरमाइश पे। कि वक्त रहते यदि ख्वाहिशें पूरी हो जाए तो वो सार्थक है। कि वक्त रहते यदि ख्वाहिशें आपकी पूरी हो जाए तो वो सार्थक है। चाहे वो पद हो, प्रतिष्ठा हो या फिर हो प्यार। वक्त के बाद यदि ये सब मिल भी जाए तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता, फिर चाहे आपके कदमों में हो सारा संसार। अलविदा लेता हूँ दोस्तों, अगली बार मिलेंगे फिर कुछ सुंदर पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।